अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें थोड़ी सी रिमाइंड करनी होगी, याद करनी होगी, थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। वो बैक हमें किस तरह जाना पड़ेगा कि हमें पता है कि हमारे सेल के अंदर एक अदद सिस्टम होता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितनी टाइप्स होती हैं? दो। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किस लिए कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। वट एवर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है जी, हमने मान लिया जी प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम प्रोटीन को बनाते हैं, जो भी है फलाना ढमकाना जो भी है, ठीक है। अब वो प्रोटीन बन गई, वो प्रोटीन कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, वहीं पे तो नहीं खड़ी हो जाएगी कि हाँ जी बाजा में बन गई, उधर इधर ही खाओ पियोगी तो फिनिश। ऐसा तो नहीं ना होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उसे जाना पड़ेगा सेल्स के मुख्तलिफ रीजन्स में, दूसरे रीजन्स में उसको जो फंक्शन करना है, प्रोटीन ने जो फंक्शन अपना करना है, जो काम करना है, जिस जगह जाके करना है सेल के बॉडी के अंदर, जिधर भी जिस जगह भी उसका काम है उधर उसको जाना पड़ेगा, जाना है उसमें। तो उसको वहाँ पर जाने के लिए एक पाथवे, यानी कि वो जाएगा किसी रास्ते से जाएगा ना, ये तो नहीं ना भाई कभी इधर से जाएगा कभी उधर से जाएगा, एक पाथवे से जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा सा अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ आ गया होगा, अब आपको ये चीज़ सही समझ आएगी। Most of the protein synthesis by the ribosomes ultimately transported to the other region of the cell। ये भी वही बात लिखी हुई है कि राइबोसोम से रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन्स क्या करती हैं? जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं टू द अदर रीजन ऑफ द सेल्स, अदर रीजन में जाती हैं सेल के। तो उसमें जो पाथवे होता है, उस पाथवे के पहली स्टेज पे जो पहला स्टॉप आता है वो आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है उसको लाजमी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता क्या है अभी देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसपोर्ट पाथवे इज थ्रू एन ऑर्गेनेली कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो मैंने आपको भी एक चीज़ बताई है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आएगा इस पाथवे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं, बता देता हूँ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता क्या है, काम क्या होता है उसका, वो क्यों एवं ही रास्ते में बैठा हुआ है, इसके प्रोटीन को आगे नहीं जाने देता, किस लिए नहीं जाने देता। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम ये है कि वो प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफाई करता है उसको, उसको तैयार करता है। सही है, आगे जाने के लिए उसको वो तैयार करता है, उसकी मॉडिफिकेशन करता है, उसकी कवरिंग करता है, उसको सॉर्ट करता है, यानी कि जो भी करता है उसको उसके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए तैयार करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है उसकी। स्ट्रक्चर उसका देखते चले, कंसिस्ट ऑफ 3 to 20 किस्टर्नी। किस्टर्नी क्या होता है जी? किस्टर्नी होती है कैविटी। कैविटी का क्या मतलब होता है? कैविटी का मतलब होता है जी स्पेस, स्पेसिस होती हैं। इधर हम बात कर रहे हैं 3 to 20 किस्टर्नी। किस्टर्नी जब हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो किस्टर्नी, अगर एक कैविटी की बात करें तो किस्टर्ना, उसको हम किस्टर्ना कहते हैं। यहाँ पे 3 to 20 की बात कर रहे हैं तो किस्टर्नी है। अब ये होती किस तरह से हैं? स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होती है, सैक मतलब कि नालियाँ होती हैं, वही स्पेस होती है, कैविटी होती है। विद बल्गिंग एज। बल्गिंग एज का क्या मतलब होता है? बल्गिंग एज का मतलब होता है कि उभरी हुई, इनके जो एज होते हैं, इनके जो कोने होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। Concerning at the opposite end are different from each other in size, shape and enzymatic activity। किस्टर्नी की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, किस्टर्नी की ऑपोजिट साइड्स से मुराद के किस्टर्नी का जो स्टार्ट होता है, जो इसको कहते हैं इंटरिंग फेज, जो इसको किस्टर्नी को कहते हैं, वो होता है टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि प्रोटीन्स राइबोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइबोसोम से आगे किस पाथवे से जाती हैं? राइबोसोम से आगे जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के जाती हैं
गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फेस होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और जो दूसरा ऑपोजिट फेस होगा फ्रॉम दी अदर साइड होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो अभी आगे देखते जाते हैं। जो इंटरिंग फेस होता है किस्टर्नी का वो कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स शेप्स किस तरह की होती है, इस तरह की होती है, ये देखिए इनके बाहर की तरफ उसका होता है, कर्व होता है, कन्वेक्स होती है। और इसको हम सिस फेज भी कहते हैं, इंटरिंग फेज टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो फेस होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। और जो एग्जिट फेस होता है, ट्रांस फेस होता है, वो किस तरफ होता है, ट्रांस फेस जो होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो वो कनकेव होता है, कनकेव शेप इस तरह की होती है, यानी कि इस तरह की शेप होती है। और कन्वेक्स जो होती है वो इस तरह की शेप होती है। तो एग्जिट फेस होती है, इसको हम ट्रांस फेस भी कहते हैं, टुवर्ड्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इंट्रेंस किस तरफ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। एग्जिट किस तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। 3 to 20 की स्टर्नी होती हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैग होती हैं, सही हो गया है। उसके बाद एजेस इसके जो होते हैं उभरे हुए होते हैं। और एक और चीज़, अब ये जो स्टार्ट और एंड के दरमियान में जो एक कैविटी आती है दरमियान में, जो जिसका काम बहुत ही ज़बरदस्त है, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। उसको हम कहते हैं मीडियल किस्टर्नी। जो मिडल एरिया होता है उसको हम कहते हैं मीडियल किस्टर्नी। मीडियल किस्टर्नी यानी कि मिडल मीन दरमियान में, किस्टर्नी मीन जो इसकी किस्टर्नीज हैं, कैविटीज़ हैं, जिसको हम किस्टर्नी कहते हैं। तो अब थोड़ा सा इसके मैं आपको मोटा मोटा सा फंक्शन बताऊं। पहले मोटा मोटा फंक्शन बताते हैं, फिर ब्रीफली जाते हैं इसकी तरफ। मोटा मोटा फंक्शन ये होता है कि इसमें से प्रोटीन जो राइबोसोम ने तैयार की होती हैं वो निकलती हैं, और वो एंटरिंग फेस में आती है, एंटरिंग फेस से मीडियम फेस में जाती है, मीडियम फेस से आगे जाती हैं एग्जिट एग्जिट कस्टर्नी की तरफ, एग्जिट कस्टर्नी से आगे निकल जाती हैं थ्रू जो भी उनके पाथवे होते हैं। अब ब्रीफली थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता चलूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स ने तैयार की प्रोटीन तैयार करने के बाद वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये आ रही हैं जी हमारी सिंथेसिस प्रोटीन्स। सिंथेसिस प्रोटीन्स हमारी निकलेंगी इसके एंड में से, और इसको हम नाम देंगे फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जाएंगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज कर देंगी। मर्ज का मतलब कि जुड़ जाएंगी। जब बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और ट्रांसफर वेसिकल्स जाके मर्ज कर देंगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ, तो वो एक उसका इंटरिंग फेस बना देंगी। इंटरिंग फेस में क्या होगा, इंटरिंग फेस में जो ये प्रोटीन्स होंगी सारी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और राइबोसोम से बन के सिंथेसिस होकर जिनकी आ रही हैं, वो प्रोटीन्स यहाँ पे आके इंटर हो जाएंगी। जब वो प्रोटीन यहाँ पे इंटर होंगी, इधर से जो एंजाइम्स होंगे, तो वो एंजाइम उसको ट्रांसफ़र करेंगे मिडल किस्टर्नी के अंदर। अब मिडल किस्टर्नी के अंदर क्या होता है, मिडल किस्टर्नी के अंदर ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स को ये मिडल किस्टर्नी जो है, मिडल किस्टर्नी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स को बाइंड करवा सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड करवा देते हैं। प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को बॉन्ड करवाते हैं, वो बन जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो दूसरे प्रोटीन होते हैं उनके साथ लिपिड्स की बॉन्डिंग करवा देते हैं, जोड़ देते हैं उनको, वो बन जाते हैं लिपोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये सब तैयार होते हैं मिडल किस्टर्नी में। स्टार्ट वाला जो है वो सिर्फ रिसीविंग करता है, रिसीविंग करके उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की मदद से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं मिडल किस्टर्नी के अंदर। ये देखिए मिडल किस्टर्नी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मिडल किस्टर्नी के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में, ग्लाइकोलिपिड्स में और लिपोप्रोटीन्स में। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, यहाँ से प्रोटीन निकलेंगे, निकल के जो एजेस होंगे, जो बल्किंग एजेस होंगे मीडियल किस्टर्नी के, वहाँ से निकल के ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये वो मेरा बोर्ड लिखता हूँ, ये होते हैं जी ट्रांसफर
ट्रांसफर वेसिकल्स यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं एग्जिट किस्टर्नी के अंदर, एग्जिट किस्टर्नी। लेकिन एक और बात है, जब ये मिडल किस्टर्नी में होते हैं ये पूरी तरह से मेच्योर और मॉडिफाइड नहीं हुए होते, सिर्फ ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो उसके बाद ये प्रॉपर मॉडिफिकेशन होने के बाद, इनकी पैकेजिंग होने के लिए, सॉर्ट होने के लिए, जो भी इनकी मॉडिफिकेशन है सब कुछ होने के लिए ये जाते हैं एग्जिट क्रिस्टर्निंग के अंदर। एग्जिट क्रिस्टर्निंग के अंदर क्या होता है, एग्जिट क्रिस्टर्निंग के अंदर वही बात है कि इनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, इनकी पैकेजिंग हो जाती है, पैक हो जाती हैं पूरे ये, और उसके बाद ये सॉर्ट होती है, सब कुछ जो होता है इनका वो एग्जिट क्रिस्टर्निंग के अंदर होता है। एग्जिट क्रिस्टर्निंग के अंदर ये 3 जगह पे जाते हैं, 3 वेसिकल्स में जाते हैं। एक जो प्रोसेस प्रोटीन होते हैं जो प्रोसेसिंग में कंप्लीट हो चुके होते हैं वो जाते हैं स्क्रीटरी वेसिकल्स में। स्क्रीटरी वेसिकल्स में क्या करते हैं, ये वेसिकल्स क्या करते हैं, ये वेसिकल्स इन प्रोसेस प्रोटीन को, प्रॉपर तैयार प्रोटीन को उठाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास उड़ा के ले जाते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास उड़ा के लेके जाते हैं वहाँ से ये करते हैं जी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस प्रोटीन्स एक्सपोर्ट हो जाती हैं फ्रॉम सेल से, फ्रॉम एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं और जहाँ पे उनको फंक्शन परफॉर्म करना होता है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे वो चले जाते हैं। सेकंड जो प्रोसेस प्रोटीन होता है वो जाता है जी मेम्ब्रेन वेसिकल्स में। ये मेम्ब्रेन वेसिकल्स नाम से जाहिर हो रहा है, जो मेम्ब्रेन वेसिकल्स, ये वेसिकल्स इन प्रोटीन्स को उठाती हैं, उठा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ले जाती हैं, जहाँ से ये पार्ट बन जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि इसी के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है वो भी सही हो रही है, फिट हो रही है, उसकी भी मॉडिफिकेशन साथ साथ हो रही है। थर्ड जो है वो है जी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ट्रांसपोर्ट वेसिकल बहुत इम्पोर्टेंट वेसिकल्स होती है इसमें, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल, कहते क्या ये है भी है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और इसके नीचे लिखा होता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम क्या होता है, लाइजोसोम्स आगे नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। लाइजो का मतलब होता है स्प्लिट ऑटोनोम इन बॉडी, यानी कि लाइजोसोम्स का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो डाइजेशन के दौरान लाइजोसोम्स इन यूज़ होते हैं डाइजेशन के दौरान। नेक्स्ट लेक्चर में वो भी है, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर जो इंजाइम्स होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में, जो आगे जाते हैं और जो इंजेस्टेड फूड होता है उसके साथ बाइंड करते हैं, बाइंड करके उसकी तोड़ फोड़ करके ऑटोफेगिस वो जो आगे मैं बताऊंगा सारा, वो सारा प्रोसेस करते हैं। तो कुछ ये होता है जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अभी आपको समझ आ गया होगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कि इसके फंक्शन में सेल स्क्रीशंस भी आती है। सेल स्क्रीशंस का मतलब यही होती है, ये जो सेल स्क्रीट हो रही है ना, ये इनको कहते हैं सेल स्क्रीशंस। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नेक्स्ट दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।